हेलो स्टूडेंट्स। आज शुरू करेंगे हमारा जेई एडवांस का जो रिवीजन सेशन चल रहा है उसी का और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स। इससे भी हर साल लगभग एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इस चैप्टर को भी आप स्टार मार्क करके रख लेना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, जेई एडवांस 2014 में आया हुआ एक क्वेश्चन। क्या था ये क्वेश्चन, देखते हैं। फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन, ठीक है, दिया है एम एन, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 8 अपन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम। तो हमें क्या पता है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो रेट कितना इंक्रीज होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन एम इंक्रीज करेंगे तो रेट 1 इंक्रीज होगा 1 टाइम्स, ठीक है। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो कितना टाइम इंक्रीज करता है, कितना टाइम, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो 2 टू द पावर 2 4 टाइम्स, ठीक से। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो कितना टाइम, 2 टू द पावर 3, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, मान लो रेट को हम दुगना कर दिया, तो मान लो कॉन्सेंट्रेशन दुगना कर दिया तो रेट कितना होगा, दुगना, मतलब इसको 2 टू द पावर 1 दे सकते हैं 2, ठीक है। मैंने 1 बता दिया, सॉरी, 2 टू द पावर 1 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन करिए 2 टू द पावर 2 4 टाइम्स। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन करिए 2 टू द पावर 3 8 टाइम्स, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, इंक्रीज बाय फैक्टर 8, ठीक है। तो 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ अपन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन हम दुगना कर रहे तो 8 टाइम हो रहा है, मतलब क्या है, ऑर्डर हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता तो ये 4 टाइम्स होता, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता तो ये 2 टाइम्स होता, ठीक है। तो हमारा क्या है, जब डबल कर रहे हैं तो 8 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब 2 टू द पावर 3, तो ऑर्डर क्या हो गया हमारा, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। इसको अगर जनरलाइज करेंगे, मान लो किसी का कॉन्सेंट्रेशन में 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो हमारा रेट होगा 2 टू द पावर n टाइम इंक्रीज करेगा, n इक्वल्स होगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो 2 टाइम्स, सेकेंड ऑर्डर है 4 टाइम्स, थर्ड ऑर्डर है 8 टाइम्स, ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। देखो, रेट इक्वल्स टू k इंटू एम एक्स, वन कॉन्सेंट्रेशन 2m, रेट कॉन्स्टेंट 8 है, दस 8r इक्वल्स टू m, ठीक है। ये तो हमारा जनरल वे में किया गया, लेकिन इसको अगर याद रखना है ऐसे रखना है, ठीक है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर रहे तो रेट कैसे इंक्रीज करेगा, रेट इंक्रीज करेगा 2 टू द पावर n टाइम्स, ठीक है। n होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ दिया, यहाँ 2 टू द पावर n इक्वल्स टू हमें 8 कर देना, क्योंकि यहाँ दे दिया ऑलरेडी 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो 2 टू द पावर 8 जे 2 टू द पावर 3, n इक्वल्स टू 3, ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्टली याद भी रख सकते हो या इस फॉर्मूला से कर सकते हो, ये आपका मर्जी है। देन देखते हैं, इन डाइल्यूट एक्वस H2SO4 द कॉम्प्लेक्स ऑफ डाई एक्वा Zala2 2 is oxidized by MnO4 minus. For this reaction, the ratio of rate change of H plus to the rate change of MnO4 minus. कैसे करते हैं, कैसे, देखो 8H plus plus 5 FeH2 होल टू OX होल टू 2 माइनस प्लस MnO4 माइनस गिव्स क्या दिया। अगर इसको हम रिएक्शन करेंगे 5 ऑक्जालेट, राइट, ये ऑक्जा कहाँ गया पे, डाई एक्वा डाई ऑक्जालेट, ठीक है, फेरेट 2, तो डाई एक्वा डाई ऑक्जालेट फेरेट 2 कॉम्प्लेक्स 8H प्लस MnO4 माइनस, तो ये क्या हो गया Mn2 प्लस 5 ये FeH2 होल टू, ये वाला हो गया, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगा 1/8, रेट क्या हो जाएगा, अरे रेट आपको पता है ना, अगर A प्लस है B प्लस बी गिव्स मान लो C कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल C, ऐसे होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट, सॉरी हाँ, रिएक्टेंट का क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 1/a, अबे कहाँ चला गया, प्लस 1/a dA/dt, ऐसे होता है, ठीक है। इसको अगर प्रोडक्ट को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस होगा C/C, मान लो dC/dt, ठीक है। ऐसे होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर भी वही है, रेट क्या होगा, मान लो हम H प्लस को लेंगे तो 1/8 d ऑफ H प्लस बाई डी टी इक्वल्स टू d ऑफ MnO4/dt, ठीक है। हेंस इसने क्या बोला, द रेशियो ऑफ रेट चेंज ऑफ H प्लस टू
हम ये दोनों क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ H+ टू रेशियो ऑफ चेंज ऑफ MnO फॉर माइनस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा था? सिर्फ यही पार्ट था। ठीक है, ये रिएक्शन जो, ठीक है, इस रिएक्शन को अच्छे से लिख के बैलेंस करना था। ठीक है, बाकी तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ H+ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ MnO4 निकालना है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ H+ क्या होगा? 1/a dH+/dt इक्वल्स टू माइनस डी MnO4 -/dt। तो हेंस रेट क्या होगा? रेट ऑफ H+ डीके बाय रेट ऑफ MnO4 डीके इक्वल्स टू कितना हो गया? 8। ठीक है, तो हमारा आंसर ये था 2015 में आया हुआ एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 8। समझ में आएगा? सिर्फ देखो यहाँ रिडॉक्स का भी काम आ रहा है, जो बैलेंसिंग ऑफ रेट रिएक्शन वो भी काम में आया, वही सिर्फ इस क्वेश्चन का इंपोर्टेंट पॉइंट था, वही बैलेंसिंग जो कर दिया, मान लो ये क्वेश्चन उसके लिए सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कंसीडर द काइनेटिक डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फॉर द रिएक्शन। ये जेईई एडवांस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, बाकी सारे दे दिया। तब वैल्यू ऑफ वाई हमें निकालना है, ये सारे हमें दे दिया। ठीक, बहुत सारे डाटा दे दिया। सर इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे क्या है तुम लोग के लिए, ये तो आसान है, हमें क्या पता है? देखो रिएक्शन क्या दिया, A + B + C गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा हमारा? मान लो XYZ। ठीक है, तो कंपेयरिंग रिएक्शन 1 and 2 वी गेट Y = 0। कैसे सर? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर कंपेयर करेंगे वी गेट Y = 0। कैसे 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 सर? कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ हमार देखो ये कैसे हुआ? A एंड C का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ठीक है, हमें B का कॉन्सेंट्रेशन एक है, 2 टाइम्स हो गया, 0.1 से 0.2 हो गया, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन अभी भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो कब ये होता है? जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इसका इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? वाई हमारा क्या हो गया? 0। अरे बेटा रेट इक्वल्स टू था, मान लो क्या था, A⁴X B⁴Y C⁴Z, ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। A C का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, उसको रहने दो, B को लेके कंपेयर करते हैं। B का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कब होता है? ये उस सीन में होता है जहां कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, तो Y कितना हो गया हमारा? Y 0 हो गया। ठीक है, तो इसने भी वही बोला Y 0 हो गया। देन कंपेयरिंग 1 and 3, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बस आप इसको, इस डाटा को अच्छे से देखना, और इससे आपका XYZ का वैल्यू निकल के आ जाना चाहिए। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं 1 and 3, देखते हैं 1 and 3 में क्या है। 1 and 3 में देखो हमारा A, और कैसे कंपेयर करना है आपको कैसे पता चलेगा? देखो देखना, मान लो यहाँ ABC दिया है। ठीक है, ऐसे दो एक्सपेरिमेंट को लेना है। ठीक है, दो इक्वेशन को जो भी बोलो, ये जो नंबर ऑफ फॉर इक्वेशन दिया है, ठीक है, फॉर एक्सपेरिमेंट दिया है, ऐसे 2 को आप उठाना जिसमें क्या है, इन तीनों में से कोई 2 का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो और एक का ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ऐसे करने से आपको आसान होगा हमारा जो XYZ का वैल्यू निकालना। अब हमारा Y का वैल्यू ऐसे निकल गया। अब 1 3 को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा A का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, B का भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सिर्फ चेंज हो रहा है C का कॉन्सेंट्रेशन। देखो C का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे C का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, जब इसको 2 टाइम्स कर रहे हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स हो रहा है। जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स हो रहा है, तो वो किस कंडीशन में आता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है, जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 2 टाइम्स होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स होगा, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स होगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में चेंज नहीं होता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो हो गया ना, तो हमारा Z का वैल्यू भी निकल गया 1। अभी और एक काम बाकी है सर। क्या काम? A का कॉन्सेंट्रेशन निकालना। उसके लिए इन्होंने क्या किया, 1 and 4 को कंपेयर किया।
कैसे किया सर 1 and 4 को? देखो 1 and 4 को जब कंपेयर कर रहे थे, इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ये कॉन्सेंट्रेशन कुछ चेंज सा लग रहा है। कितना टाइम चेंज लग रहा है? मतलब देखो 6 था, 6 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर -5, ये कितना टाइम्स हुआ है? देखते हैं कितना टाइम हुआ। 6/9 कितना होगा? 2/3, ठीक है, 2/3। अगर 6 में 2/3 करेंगे नहीं होगा, 9 में अगर 2/3 करेंगे तो हो जाएगा। 9 का 2/3 टाइम्स, तो मतलब 6 का कितना होगा? 3/2 टाइम्स, ठीक है। तो अगर यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन 3/2 टाइम्स मतलब 1.5 टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 0.2 इंटू 1.5 अगर करेंगे कितना आएगा? 0.3 आएगा या नहीं? आएगा या नहीं आएगा? तो देखो नहीं आएगा, देखते हैं, देखो देखो कैसे 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 नहीं आएगा, देखते हैं, रुको कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे उड़ गया, सॉरी। तो देखो फिर से करते हैं, यहाँ देखो हमें अब निकालना है हमें एक्स टर्म मतलब एक्स का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो ए को पकड़ना है, ए को पकड़ना, 1 and 4 को कंपेयर करो, इसमें बी भी सेम है, सी भी सेम है। ए का पहले कॉन्सेंट्रेशन जब था 0.2, रेट ऑफ रिएक्शन था 6.0 इंटू 10 टू द पावर -5। जब हमारा ए का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.3, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 9.0 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। ऐसा होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब देखते हैं कौन सा रिलेशन है, यहाँ से कितना टाइम इंक्रीज हुआ है, फिर यहाँ से 6.0 से 9 कितना टाइम इंक्रीज हुआ है। 6.6 में 1.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होगा, तो रेट में हमारा 1.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बाकी देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन में कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है, देखते हैं। इसको मान लो 2/10 कर देते हैं, इसको 3/2 कर देते हैं, ठीक है। 2 कैंसिल, तो कितना हो गया? 3/10 0.3, तो ये भी कितना हो गया? मतलब 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स आ गया। अगर कॉन्सेंट्रेशन को हम 1.5 टाइम इंक्रीज किया तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कितना? फास्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या? जितना कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है उसका पावर मैंने बताया 1। अगर देखो अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन तो 2 टू द पावर n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर 1.5 टाइम इंक्रीज हुआ है तो 1.5 टाइम n, ठीक है। तो इसको जनरलाइज करेंगे क्या? अगर कॉन्सेंट्रेशन x टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम इंक्रीज होगा? x टू द पावर n टाइम, n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 1.5 टाइम इंक्रीज हुआ, ठीक है, और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी 1.5 टाइम इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या है? ये फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब x का वैल्यू 1 निकल के आएगा। अरे सर सब तो निकल दिया आपने, ठीक है। y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1। देख रहे हो, ये सिर्फ ऑर्डर को घुमा फिरा के बता रहा है। मैं फिर से उसको ऑर्डर को उसको जनरलाइज आपको कर देता हूं। अगर कॉन्सेंट्रेशन x टाइम इंक्रीज हो रहा है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन x टू द पावर n टाइम इंक्रीज होगा। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर, n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बट इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। समझ में आ गया? ये बात को ध्यान में रखना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ xyz इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन फॉर एक्सपेरिमेंट 1 पुट करो, k का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। अरे एक्सपेरिमेंट 1 ले लो, यही एक्सपेरिमेंट 1 ले लो, ठीक है। हमें k कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, ठीक है, k का वैल्यू निकल के ना। फॉर द गिवन कॉन्सेंट्रेशन ए बी सी रेट ऑफ रिएक्शन विल बी रेट इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो सारे, ठीक है, सारे मल्टीप्लाई कर दिया। देन y का वैल्यू हमें निकल के आ गया कितना? y इक्वल्स टू 6.75 इंटू 10 टू द पावर -5। आ गया समझ में? समझ में आ गया? क्योंकि यह दिया है ना, देखो द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए इतनी दिया, सॉरी ए इतना दिया है, बी का वैल्यू दिया, सी का वैल्यू दिया, इज फाउंड टू y इंटू 10 टू द पावर -5 मोल DMQ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ y कोई ना, हमें तो पुट करना है, ठीक है। तो हमें दिया है y का वैल्यू, तो फिर कितना निकल जाएगा? y इक्वल टू 6.75, समझ रहे हो? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन दिया है y इंटू 10 टू द पावर -5, हमें सिर्फ y का वैल्यू लेना है, नहीं कि टोटल वैल्यू लेना है। तो y का वैल्यू हमारा आ गया
6.75। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following plots is or are correct for the given reaction? P0 is the initial concentration of P। ठीक है, देखो SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, ठीक है, एट टाइम टी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था P0 प्रोडक्ट का 0, देन आफ्टर टाइम टी इसका P होगा, इसका P0 माइनस P होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन ये मान लो हमारा, इसको मैं P ले लेता हूँ, के इंटू P, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि अरे SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पकड़ लिया मैंने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये होता है हमारा KT इक्वल्स टू ln P0 बाई P, T हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई K, ये क्या है, हाफ लाइफ, ठीक है। अगर इसको हम रिवर्स कर देंगे ln P बाई P0 करेंगे तो माइनस KT, सही है, सही है या नहीं, बताओ 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 बताओ। तो P बाई P0 कितना हो जाएगा फिर, P बाई P0 e टू द पावर माइनस KT, ठीक है, ठीक है सर। देन आफ्टर टाइम ये कितना वैल्यू होगा, P का वैल्यू कितना हुआ है आफ्टर टाइम T, P0 माइनस P, ठीक है, P0 माइनस P डिवाइड बाई P0 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस KT, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस P बाई P0 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस KT, समझ में आ गया। अब देखते हैं ग्राफ, तो T हाफ एंड P0 ये फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, अरे हमें इतना करने का क्या जरूरत है सर, कोई जरूरत नहीं, कोनो जरूरत नहीं है इतना करने का, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन है ये है फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, समझ रहे, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, T हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सही है सर। तो फिर इतना करने का क्या जरूरत है, हमें तो पहला ऑप्शन ए ही सही दिख रहा है, ठीक है, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल रेट एंड P0 ये डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है, सही आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं ln P बाई P0 T, ठीक है, हाँ ln P बाई P0 देखो, और देखते हैं रुको, ln P बाई P0 इक्वल्स टू KT, राइट, तो ये ग्राफ क्या दिया है y इक्वल्स टू mx, ठीक है, हो गया, तो ये भी सही होगा ना हमारा, कहाँ भगे चला रहा है, ये भी सही होगा ना, सही नहीं होगा क्या, सही होगा। देन अगर Q बाई P करेंगे, देखते Q बाई P करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये इंक्रीज करे, ऐसा होना चाहिए नहीं, ठीक है, तो A एंड D इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फास्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एंड अगर ln P बाई P0 लेंगे, टाइम T लेंगे, तो ये ओरिजिन से निकलेगा, स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है, तो A एंड D आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, at constant volume and 300 Kelvin, the total pressure at the beginning and at time T are P0 and PT respectively. Initially, only A is present with concentration A0, ठीक है, and T1/3 is time required for the partial pressure of A to reach 1/3 of its initial volume. अच्छा, कैसे करेंगे सर, पता नहीं कैसे करेंगे, A दिया है, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन सारे दे दिया, T इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम P0 दिया है, आफ्टर टाइम T, ठीक है, आफ्टर टाइम T क्या होगा, T होगा इसका आफ्टर टाइम T क्या हो जाएगा, P0 माइनस x हो जाएगा, इसका 2P0 इसका P0, ठीक है, तो फिर हम अगर करेंगे तो क्या होगा, PT इक्वल्स टू P0 प्लस 2x होगा, तो 2x इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, PT माइनस P0, ठीक है। तो फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन T इक्वल्स टू क्या होता है,
अरे के टी इक्वल्स टू एल एन पी जीरो बाई पी जीरो माइनस एक्स, तो के टी इक्वल्स टू, तो टी इक्वल्स टू 1 बाई के एल एन पी जीरो बाई पी जीरो माइनस एक्स, सही है, पी जीरो बाई पी जीरो माइनस एक्स, के टी इक्वल्स टू, रुको बेटा यहाँ पे पहला पिछले क्वेश्चन में क्या था, पी जीरो बाई पी, हाँ अगर करेंगे वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, ठीक है, स्लोप होगा माइनस एम, इसका कोई हमारा स्लोप होगा माइनस एम, ठीक है। नहीं ये सही नहीं होगा, सॉरी बेटा, सिर्फ ए ही सही होगा, ठीक है। देखो क्योंकि एल एन पी बाई पी जीरो माइनस के टी निकला, ठीक है, स्लोप हो गया हमारा माइनस के, ठीक है, तो ग्राफ नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव कैसे होगा, नहीं होगा, यहाँ स्लोप पॉजिटिव स्लोप होगा, क्योंकि स्लोप अगर स्लोप ऐसे ही निकलते हैं, मतलब इसको x1 y1 देते हैं, इसको x2 y2 लेते हैं, ये तो इंक्रीज होगा ना, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस वाई, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज द हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, सही है, मैंने गलत बता दिया था, सही है, ऑप्शन ए इज द हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देख लो, सारे इसको सॉल्व कर लेना, बस जितना वैल्यू आया ग्राफ ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर, ठीक है, मैं डिटेल्स में वो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ तो आपको पता होगा मेरे से, अच्छा ग्राफ आपको पता होगा, सॉरी पहले वाला वो मतलब मैंने गलत कर दिया था, ठीक है, मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ, वो आपको आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, अच्छा, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन बाय 2RT, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी EF को इन्होंने क्या बताया, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, एक्सीड दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय 2RT, मतलब E बैकवर्ड माइनस E फॉरवर्ड इक्वल्स टू 2RT, सही है, सही है या नहीं, हाँ सही है। E प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, P exponential factor of forward reaction is 4 times P backward reaction, ठीक है। The absolute value of delta G naught for the reaction at 300 Kelvin, अच्छा तो फिर रिएक्शन था A plus B gives AB, तो E of activation energy of backward reaction equal to activation energy of forward reaction, मान लो ये रिलेशन, ठीक है, मैंने ये ऑलरेडी लिख दिया, ये भी लिख दिया, तो हमारा गिवन डाटा मैंने लिख दिया, ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ कितना होगा, हमारा आरएनएस इक्वेशन क्या होगा, ए एफ ए टू द पावर माइनस ई एफ फॉरवर्ड बाय आर टी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को हम ई ए लिखते हैं ना, ठीक है, देन रिवर्स रिएक्शन का क्या होगा, के बी इक्वल्स टू ए बी सॉरी ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए बी बाय आर टी, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, हमें क्या चाहिए, डेल्टा जी नॉट का हमारा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू क्या होगा, के एफ बाई के बी, मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है ना, यहाँ पे लिख सकता हूँ, के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू के कितना होगा, ई टू द पावर माइनस ई एफ डिवाइड बाय आर टी डिवाइड बाय ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए बी डिवाइड बाय आर टी, जी सर बिल्कुल सही है, तो इसको अगर सॉल्व करें क्या आएगा, के एफ इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, एफ इक्वल्स टू 4AB, तो इस यहाँ पर मैं 4AB लिख सकता हूँ, ठीक है, ए बी कैंसिल 4 हो गया, ई टू द पावर क्या होगा माइनस ई ए एफ, ठीक है, माइनस रहेगा माइनस ई एफ देन माइनस ई ए बी डिवाइड बाय आर टी हो जाएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 4 ई टू द पावर 2RT डिवाइड बाय आर टी कैंसिल 4E स्क्वायर, समझ रहे हो,
तो हमारा के इक्विलिब्रियम का वैल्यू, ज्यादा खुश मत हो, ये के इक्विलिब्रियम का वैल्यू निकला है फॉर ई स्क्वायर। हमें अभी और भी मंजिल हमारा अभी बाकी है। डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 80 एल एन के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना आया बेटा 4 ई स्क्वायर। अच्छा आर का वैल्यू कितना दिया है, अरे आर टी का वैल्यू सब दे दिया है 2500 2500 दे दिया है, ठीक है। देन एल एन फॉर ई स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं इतना मैथ में अपना दिमाग यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, सॉल्व ये आप लोगों का काम है, ठीक है, मेरा काम था आपको समझाना कैसे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और ये एडवांस 2017 में आया हुआ एक मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, इन बायोमोलिकुलर रिएक्शन स्टेरिक फैक्टर P was experimentally determined to be 4.5, द करेक्ट ऑप्शन among the following क्या है सर, अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन क्या था हमारा, के इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, टेकिंग इनटू अकाउंट ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है, P इक्वल्स टू ए बाई जेड, ए इक्वल्स टू पी जेड, तो के इक्वल्स टू पी जेड ई टू द पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी, ठीक है। पी हो गया स्टेरिक फैक्टर, जेड हो गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर लाइज बिटवीन 0 to 1 predicted by RNS equation. Thus, experimentally determined value of frequency factor is higher than the predicted by RNS equation. Thus, option B is the correct. And option A क्यों correct? The activation energy of the reaction is unaffected by the value of steric factor, ठीक है। And B का क्या, experimental determined value of frequency factor is higher than predicted by RNS factor, ठीक है। C D नहीं है, तो हमारा ऑप्शन A B is the correct answer. Then JEE Advanced 2016 में आया हुआ और एक बेहतरीन क्वेश्चन, according to the RNS equation, a high activation energy usually implies fast reaction. High activation energy usually implies, अबे बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, ये जो ऐसा कर रहे थे क्या होगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा रिएक्शन स्लो होगा। हमारा जो कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट का काम क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी के थोड़ा नीचे ले आता है, इसलिए रिएक्शन फास्टर हो जाता है, ठीक है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हमने बढ़ा दिया रिएक्शन, अरे देख ये था, मान लो ये रिएक्शन, ये ऊंचाई इतना है, ठीक है, इसका हाइट इतना है, इसको जाने में क्या टाइम लगेगा, ठीक है। मान लो ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर है, मतलब इतना बड़ा है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी मैंने घट दिया तो ये पूरी चल जाएगा, ऐसा है तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितना इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, लेकिन ये भाई साहब ने बताया फास्ट होगा, बिल्कुल गलत है, 200% गलत है, सही है, अबे गलत है, मतलब गलत सही है, ठीक है। रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन हुज एनर्जी एक्सीड द एक्टिवेशन एनर्जी, क्या ये सही है, सही है, सही है, सही है। हमारा इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, कोलिजन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी हमारा लेस होगा, ठीक है। देन हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट फैक्टर, सही है, सही है, सही है। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज द मेजर ऑफ द रेट एट व्हिच कोलिजन ऑकर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी, सही है, सही है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए इक्वल्स टू क्या होता है, P into Z, it is independent of the activation energy or energy of the molecule, ठीक है, irrespective of their energy, pre exponential factor, ये याद रखना, pre exponential factor A equals to P into Z, it is independent of the activation energy और energy के ऊपर इसका कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो ऑप्शन B C D आर द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा JEE एडवांस केमिकल काइनेटिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कोई और इम्पोर्टेंट बेहतरीन सा टॉपिक लेके आपके साथ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।